दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। शनिचर का दिन इजराइल और ईरान के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि ईरान से इजराइल ने 25 दिन के बाद 1 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लिया। शनिचर के रोज उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, सैन्य प्रतिष्ठानों को उसने निशाना बनाया और इस हमले में अब तक ईरान के 2 सैनिक मारे जा चुके हैं और यह कंफर्मेशन रिपोर्ट भी आ चुकी है कि 2 सोल्जर्स उसके खत्म हो गए हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान पलटवार करेगा और उसकी तरफ से भी इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई करने का वो पूरा हक रखता है और जवाबी कार्रवाई वो करेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरह से वो तैयारी कर रहा है। खामेनेई साहब ने ऐलान कर दिया है कि हमला तो होगा, और जैसा कि उन्होंने पहले से ही ये कह रखा था कि अगर उनके ऊपर हमला होगा, यानी ईरान के ऊपर हमला होगा, तो हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर अब तो खबर आ रही है कि जब यह हमला ईरान के ऊपर इजराइल कर रहा था, उसी वक्त इजराइल के बड़े बड़े अफसरों के साथ नेतन्याहू बंकर में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और इसका पूरा जायजा ले रहे थे, पूरी हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यानी कि इजराइल के भीतर अब भी से ही यह शुरुआत हो गई है कि जो जहां जहां है वो फौरन बंकर में चला जाए। अगर गौर किया जाए तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने बंकर के भीतर नेतन्याहू के मीटिंग को दिखाया है कि नेतन्याहू किस तरीके से बंकर के भीतर बैठकर ईरान के ऊपर होने वाले हमले का जायजा ले रहे हैं, हमले का आदेश दे रहे हैं और पल पल घटनाओं पर नजर रखे हुए जिस दौरान हमला हो रहा था। उसने सीधे बताया है कि बंकर में नेतन्याहू हैं। हमले के दौरान बंकर में डिफेंस अफसरों के साथ तस्वीर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल जारी किया, यानी सरकारी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अब इन तस्वीरों में एक एक बंदे के चेहरे को देखिए और इन तस्वीरों में नेतन्याहू के चेहरे को देखिए, उनके सैन्य अफसरों के चेहरे देखिए, उनके रक्षा मंत्री के चेहरे देखिए। किसी के भी चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है और ना ही उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आ रहा है, भरोसा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ कांप रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके मन में घबराहट है, इस चीज को लेकर चिंता है कि अब क्या होगा। खैर, जो भी होगा, अमेरिका वाले दद्दा बचाने आ जाएंगे अपने पोते को, अपने बच्चों को, अपने समर्थकों को और अपने चहेतों को, क्योंकि अमेरिका ही ये सारे हमले खुद कर रहा है। एक तरह से आप समझ लीजिए, मुखौटा बस आगे इजराइल का लगा हुआ है। नेतन्याहू साहब ईरान के खतरे से इस हद तक आगाह हैं, या फिर यूं कहें कि इस हद तक वो खौफ ज़दा हैं कि वो बंकर में रहना शुरू कर चुके हैं। और बंकर में रहने की शुरुआत आज से नहीं हो रही है, ये तब से हो रही है जब इस्माइल हानिया का कत्ल किया गया राजधानी तेहरान के भीतर। तब से ही नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने पूरे परिवार के साथ जेरूसलम की पहाड़ियों के नीचे बनाए गए खुफिया बंकर को अपना रिहाइश बना चुके हैं। शायद जिस वक्त नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया, उनके बेडरूम तक वो पहुंच गया, उस वक्त भी शायद नेतन्याहू अपने खुफिया बंकर में मौजूद थे, वरना अब तक कोई बहुत बड़ा खबर आ चुका होता कि इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ ये हो गया, वो हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अमेरिका ब्रिटेन के दुलारे को नुकसान नहीं होना चाहिए था। इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में आने लगती। लेकिन अब तो नेतन्याहू बंकर में पहुंच चुके हैं, वो अपनी सुरक्षा का पूरा जायजा वो तय कर चुके हैं, ले चुके हैं जायजा अपना, कि उनको किसी भी तरह का खतरा ना हो। ईरान जब पलटवार करेगा तब ईरान ने इनकी ज्यादातर मिसाइलों को, ज्यादातर इनके हमलों को मार मार कर दिवाली की फुलझड़ी बना दिया। ये मैं अपने पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूं दिन की रोशनी में। लेकिन ईरान को नुकसान हुआ है और इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि जंग अगर 2 देशों के बीच में होती है तो सेना और सेना के बीच में होती है और नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। और इजराइल लगातार इसका उल्लंघन कर भी रहा है, लेकिन वो इस बात को समझ रहा है कि गाजा और बैरूत 2 अलग अलग जगह हैं। एक लेबनान है, एक फलस्तीन है। लेबनान और फलस्तीन में वो आम लोगों पर बमबारी कर सकता है, लेकिन अगर ईरान पर बमबारी करेगा
तो उसे बाकायदा एक प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स से सामना करना पड़ेगा। और इजरायलियों की तादाद ही कितनी है कि वो एक प्रोफेशनल आर्मी से मुकाबला करेंगे। अभी तक उन्होंने सीधे सीधे प्रोफेशनल आर्मी से मुकाबला नहीं किया है। अब तक जो उनकी लड़ाई होती आ रही है, आप जो देख रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर अब तक, वो हिजबुल्लाह से हो रही है, हमास से हो रही है, जो कि ये रेगुलर आर्मी का पार्ट नहीं है। कोई अपने देश की सरजमीन को छुड़ाने के लिए लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में दखल करोगे तो हम तुमको मार गिराएंगे। इसलिए दोनों तरफ से वो जंग लड़ रहा है। लेकिन गौर करने वाली चीजें बहुत सी हैं। ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ तो हमला किधर से हुआ, क्योंकि सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। वो इजाजत नहीं देगा कि उसके एयर स्पेस का गुजर कर ईरान के ऊपर हमला किया जाए। वो पहले से ही मना कर चुका है। अरब के कई देशों ने मना कर दिया है। यहां तक कि बयान भी सामने आ गया जिससे यह पता चल रहा है कि जॉर्डन ने भी मना कर दिया है कि हमारे एयर स्पेस का ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इजरायली मीडिया ने इसकी पोल भी खोल दी है कि आखिर किसके जरिए, किस रूट से होकर के इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और किसके एयर स्पेस का उसने इस्तेमाल किया, और कितने दावे हैं एयर स्पेस में एंटर ना करने की चेतावनी का या अपने एयर स्पेस को बंद करने का। इन तमाम खबरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देशों ने ईरान पर होने वाले इस हमले की कड़ी निंदा की है, सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इवन पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन ने भी इस हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब ने भी ईरान पर हुए इस हमले की मजम्मत की है। उसने सीधा कहा है कि इजराइल का यह हमला ईरान की संप्रभुता पर, अखंडता पर, क्षेत्रीय अखंडता पर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हमला है, प्रहार है, और वो इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है इजराइल के हमले की। यहां तक कि सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ईरान के क्षेत्रीय अखंडता का यह सीधा सीधा उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का भी ये उल्लंघन, वायलेशन है। इसके साथ ही सऊदी अरब के अलावा और भी कई देशों ने ईरान पर हुए इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है। इसमें अरब के लगभग तमाम देश जैसे कि इराक, यूएई, ओमान, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, कुवैत, कतर, इन तमाम अरब के देशों ने पुरजोर मजम्मत की है। गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्डन, जिसे इजराइल का बहुत करीबी माना जाता है, उसने भी इस हमले की मजम्मत की है। उसने यह भी कहा है कि हमने ईरान पर इजरायली हमले के लिए अपने क्षेत्र के, अपने हवाई क्षेत्र में किसी भी सैन्य विमान को आने की इजाजत नहीं दी है। वहीं तुर्किश मीडिया एजेंसी अनादोलू ने अपने सैन्य सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को बिल्कुल बंद कर रखा था। उसने इजाजत नहीं दिया है कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले के लिए इजराइल करे। उसने सैन्य विमानों को वहां से गुजरने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी थी। वो बिल्कुल अपने आप को तटस्थ दिखाने की, न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ना हम आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम जंग के खिलाफ हैं, हम जंग नहीं बढ़ने देंगे, अपने आसमानों का, अपने हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किंग अब्दुल्ला II आप जानते हैं कितने नजदीकी से अमेरिका परस्त हैं। इनके अब्बा भी अमेरिका परस्त हुआ करते थे, इजराइल परस्त हुआ करते थे, और बेटवा भी किंग अब्दुल्ला II जो हैं ये भी इजराइल अमेरिका के बिल्कुल परस्त नजर आते हैं, उनके गोद में बैठे नजर आते हैं। लेकिन इन लोगों के तमाम दावे एक तरफ, निंदा सिंदा सब एक तरफ, आलोचना सब एक तरफ करिए। जेरूसलम पोस्ट जो इजरायली अखबार है, इजरायली मीडिया आउटलेट, उसने जॉर्डन के लोगों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के आसमान पर इजरायली जहाज रात भर देखे गए, उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। और उसने अपनी इस खबर में बताया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उसने साफ तौर पर बताया है कि जॉर्डन के लोगों ने रात भर जॉर्डन के आसमान पर उड़ान भरते इजरायली जहाजों को देखा है। तो देखा है तो देखा है, जॉर्डन के लोग खुद उसके गवाह हैं। वहीं जिस तरीके से हमास, हूती, हिजबुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह, सीरिया में मौजूद जो हथियारबंद संगठन है, इन तमाम लोगों को जिस तरह से ईरान का प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है,
उसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और पश्चिमी देशों का अगर कोई है तो उसे आप इजराइल कह सकते हैं, नेतन्याहू का चेहरा कह सकते हैं। नेतन्याहू की जगह कोई दूसरा भी आएगा, कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी उससे अमेरिका का प्रॉक्सी ही कहा जाएगा। यानी बड़े बड़े मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक चेहरा इस्तेमाल होता है और उस चेहरे को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करते हुए एक सैन्य अड्डा बनना चाहिए और वो सैन्य अड्डे का नाम है इजराइल, कोई देश नहीं है इजराइल। उस सैन्य अड्डे को इजराइल का नाम दे दिया गया है और उस पर एक मुखौटा बना दिया गया है लोकतंत्र का, यहूदी राज्य का, और जबकि वो अमेरिका इजराइल का एक मिलिट्री बेस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो मिडिल ईस्ट में निगरानी करने के लिए है, जो पश्चिमी एशिया पर निगरानी करने के लिए है, जो तेल के कुओं पर निगरानी रखने के लिए है, जो अरब में मौजूद जो बड़े बड़े बादशाह हैं उनको टूल्स के तौर पर कंट्रोल करने के लिए इजराइल को बैठाया गया है ताकि उसकी दादागिरी कायम रहे। अगर इजराइल कहीं फेल होता नजर आएगा तो अल्लाह, मोहम्मद, अकबर, ये सब लिखा हुआ जो झंडे लेकर के एक काला काला लिबास में एक दहशतगर्द आतंकी संगठन घूमता है जिसका नाम है ISIS, तो वो ISIS फिर अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आ जाएगा। दुनिया जानती है कि ये इस्लामिक संगठन है ISIS, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इजराइल और अमेरिका का बनाया हुआ, खड़ा किया हुआ एक प्रॉक्सी संगठन माना जाता है जिसके जरिए जो काम अमेरिका इजराइल खुद नहीं कर सकते वो काम ISIS करेगा। और ISIS से लड़ने वाले कौन है? ISIS से लड़ने वाले यही ईरान के लोग हैं, ISIS से लड़ने वाले यही सीरिया के लोग हैं, इराक के लोग हैं, ISIS से लड़ने वाला यही हिजबुल्लाह है, ISIS से लड़ने वाला वही कासिम सुलेमानी है जिनको अमेरिका ने खुन्नस में मार दिया क्योंकि उनका बड़ा बड़ा काम जो है बिगाड़ रहा था, ISIS को पीछे धकेल रहा था, मार पीट कर भगा रहा था, उनको चुन चुन कर निशाना बना रहा था। तो ये पश्चिमी देशों का एजेंडा है कि जहां वो खुद काम नहीं कर सकते वहां अपने वो प्रॉक्सीज खड़ा करते हैं, उनके हाथ में हथियार थमा देंगे और उसे क्रांति का नाम दे देंगे, कह देंगे भैया क्रांति हो गया, और क्रांति के पीछे बड़े बड़े क्रांति कर दिए जाते हैं जो कि बाद में आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं। और जिन जिन देशों में ये सो कॉल्ड जो है क्रांति हुई है, आज उनकी हालात आप देख लीजिए, चाहे आप मिस्र को देख लीजिए, चाहे आप क्रांति के नाम पर आप देख लीजिए लीबिया का क्या हाल है, मुस्लिम देश जो जहां जहां है वहां हाल देख लीजिए, आप बांग्लादेश का ही हाल देख लीजिए। सबको नाको चने चबाने के लिए मजबूर होने पड़ रहा है और सबको लगता है कि क्रांति हो रही है। क्रांति कुछ नहीं हो रही है। इसके अलावा एक्सियोस, अमेरिकन मीडिया एक्सियोस ने एक खबर के दी है और सूत्रों के हवाले से उसने दावा किया है कि इजराइल ने अपना हमला करने से पहले, जिसके ऊपर हमला कर रहा है यानी ईरान, उस ईरान को इजराइल ने पहले ही बता दिया था कि हम हमला आप पर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किस जगह पर हमला कर रहे हैं, इन तमाम डिटेल के बारे में इजराइल ने ईरान को बता दिया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, हम दो देशों के बीच में जंग तो देखते हैं, लेकिन दो देशों के बीच में क्या क्या चल रही है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ना तो हम अमेरिका के समर्थक हैं, ना इजराइल के समर्थक हैं, ना ईरान के समर्थक, ना सऊदी अरब के, ना लेबनान के, ना सीरिया के, ना जॉर्डन के, किसी के भी समर्थक नहीं। क्योंकि एक स्वतंत्र मीडिया के होने के नाते हम इस बात को कह सकते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है हमें किसी का पक्ष लेना नहीं है, चाहे वो ईरान का पक्ष हो, चाहे इजराइल का पक्ष हो, चाहे सऊदी अरेबिया का पक्ष हो। तो इसलिए इन चीजों पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि जो एक्सियोस कह रहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, एक्सियोस बता रहा है, बाकायदा सैन्य सूत्रों के हवाले से वो बता रहा है कि इजराइलियों ने ईरानियों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे सामान्यतः किस पर हमला करने जा रहे हैं, अमूमन वो किस पर हमला करने जा रहे हैं और किस पर हमला नहीं वो करेंगे। दो सैन्य सूत्रों ने एक्सियोस मीडिया को बताया है कि इजराइल ने ईरानियों को हमले का जवाब न देने की चेतावनी दी है और इस बात पर जोर दिया है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल एक और बड़ा हमला करेगा। खासकर अगर ईरान के हमले के बाद इजरायली नागरिक मारे गए या जख्मी हो गए तो इसके बदले में बड़ा पलटवार फिर इजराइल करेगा ईरान के ऊपर।
ये तमाम तरह के मैसेजेस ईरान को भेजाने का दावा अमेरिकन मीडिया कर रही है, वो भी सूत्रों के हवाले से बता रही है कि तमाम जानकारियां इजराइल ने ईरान को भेज दिया था। इसके अलावा अमेरिकी अफसरों ने एक्सियोस मीडिया से यह भी कहा है कि इस हमले में इजराइल अकेला शामिल था, उसी ने हमला किया है और इसमें अमेरिकियों का कोई योगदान नहीं था। अमेरिका का कोई भी अधिकारी, अमेरिका की कोई भी सेना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब ईरान हमला करता है तो अमेरिका और उसके कई सहयोगी देश ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। यानी उस वक्त उन देशों के सहयोगियों की मिलिट्री सेनाएं, सैन्य संगठन, वो तमाम वहां मौजूद होते हैं जो इजराइल को बचा सके दुश्मन के किसी भी हमले से। इसके अलावा इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है कि खामेनेई ने हमले का जवाब देने का आदेश जारी कर दिया है और इस जो हमला किया जाएगा, इस हमले के दौरान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करने का यह प्लान, मंसूबा तैयार किया गया है। 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, यानी भारी तबाही मचाने का इरादा उसने रखा हुआ। यानी 180 या 200 के करीब में उसने 1 अक्टूबर के रोज मिसाइल दागे थे। अगर वो 1000 मिसाइल दागता है तो इससे इजराइल को बहुत नुकसान होगा, जिसकी कल्पना इजराइल नहीं कर सकता। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो अपने सामने अपने बच्चे इजराइल को पिटता हुआ देख सके। इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों पर गौर किया जाए तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया है कि जब ईरान 1000 मिसाइलों के साथ हमला करेगा तब जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है वो भी नुकसान होगा, बाधित होगा। इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है, रास्ते हैं समंदर के, वो भी डैमेज होंगे, उससे भी नुकसान होगा और ईरान नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ईरान लिमिटेड हमला नहीं करेगा, उन तमाम जगहों पर हमला कर सकता है जहां जहां से इजराइल को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो हिजबुल्लाह ने जुमे के रोज जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू किया, उसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक के 8 अक्टूबर से लेकर अब तक के जो जितने वो हमले करते आया है उनके रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए, क्योंकि उसने एक ही दिन में इजरायली सेना के खिलाफ 48 हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों के 31 ग्रुप को हिजबुल्लाह ने रॉकेट और तोप के जरिए निशाना बनाया है। तो हिजबुल्लाह ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जुमे के रोज 7 मरकावा टैंकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, जिसमें कई सैनिक भी मारे गए। यहां तक कि जो साफेद शहर है उसमें 3 बस्तियों पर 2-2 बार हमले किए गए। उत्तरी इजराइल में 5 सैनिक ठिकानों पर हमले किए गए। एक तोपखाना बंकर को रॉकेट से बाकायदा हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है और बहुत तबाही मचाई है। हालांकि इजरायली सेना की अगर बात करें तो वाकई हिजबुल्लाह के निशाने में कई सैनिक मारे गए हैं और इसकी पुष्टि इजराइल की मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल भी कर रही है। गौर से देखा जाए तो 25 अक्टूबर को ही आईडीएफ ने इस चीज को क्लैरिफाई किया, स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण लेबनान में उसके 5 सैनिक मारे गए हैं और आईडीएफ ने यह भी कहा है कि पिछले महीने में 3200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया, उसके तरफ से ऐसे दावे किए गए हैं। लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा जब इजराइल के सैनिक मारे न जा रहे हों। अब इसमें 5 सैनिक जुमे के रोज ही यह खबर आती है फिर कि 5 रिजर्व सोल्जर मारे गए हैं। रिजर्व आईडीएफ के जो रिजर्व सैनिक हैं वो भी मारे गए हैं। उनकी तस्वीरों के साथ जो है बाकायदा बताया गया है कि 5 पके बाल वाले जो उसके सैनिक हैं वो मारे गए हैं और 19 जो है दक्षिणी लेबनान में जख्मी हुए हैं। ये ऐसा इजराइल की मीडिया खुद ही बता रही है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इजरायली सेना ने बहुत ज्यादा बर्बरता कर रखी है। ये अस्पतालों पर निशाना बना रहे हैं, रिहायशी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और अब तो बीते 24 घंटे में यह भी खबर सुनने में आई कि जल्द ही वो अपना ऑपरेशन बंद करने वाले हैं। वो लेबनान से अपने ग्राउंड ऑपरेशन को खत्म करने वाले हैं। माना जा रहा है कि अब इजराइल के बस की बात नहीं रही है कि वो हिजबुल्लाह से
जमीनी ऑपरेशन में मुकाबला कर सके। वो ज्यादातर जो एक्शन लेगी वो एयर स्ट्राइक के जरिए ही लेगी, एयर स्ट्राइक के जरिए ही वो हिजबुल्लाह को निशाना बनाएगी, हिजबुल्लाह के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाएगी, जब इस तरह से कहा जाए तो। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली सेना ने कमाल अदवान हॉस्पिटल में गोलाबारी की है, उस हॉस्पिटल के ऊपर गोलाबारी की है। अस्पताल में इस दौरान 600 लोग मौजूद थे और आईसीयू में काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। जब ये हमला हुआ इजराइल की तरफ से तो हॉस्पिटल के आईसीयू में इमरजेंसी जो वर्क है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से 2 बच्चों की हलाकत हो गई है। कितने शर्म की बात है कि बच्चों को निशाना बना रहा है इजराइल। इसके अलावा 3 एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया है और भी जो व्हीकल हैं उनको भी निशाना बनाया गया, और बिजली प्रोडक्शन करने वाली जो सिस्टम है उसको भी इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है, नुकसान कर दिया है। इजराइल ने अब तक अगर बैरूत पर गौर किया जाए तो जितना नुकसान पहुंचा है इसकी भरपाई करने में भी अभी कई साल लगेंगे। गाजा तो पूरा का पूरा उजड़ चुका है। गाजा में हमास से लड़ने के नाम पर इजराइल ने पूरे गाजा को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। बैरूत की अगर बात करें तो बैरूत में भी वही सब हरकतें वो कर रहा है, लेकिन यूएई ने अपनी मदद की पेशकश की है और बतौर मदद के लिए उसने 2000 टन मदद जो है यूएई ने जहाज के जरिए बैरूत बंदरगाह पर पहुंचाया है। ऐसा अनादोलू एजेंसी ने अपनी खबर में, अपनी रिपोर्ट में बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायली सेना ने भी दावा किया है कि उसने 24 घंटे में लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अब सोचिए कि जिस इजराइल को यह भी मालूम नहीं कि कौन से घर में हमास के लोग रहते हैं, कौन सा घर किसका है, जिसको खुद नहीं मालूम कि जिन सुरंगों में वो फायरिंग करने वाले हैं, जिन सुरंगों पर वो हमला करने वाले हैं, उसमें रहता कौन है, उसके लिए भी ये आम फलस्तीनियों को निशाना बनाते हैं। उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर ये हमास के लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं कि देख भाई ये हमास का देख भाई तू भी फलस्तीनी, ये भी फलस्तीनी, और ये तेरे ही बंदे में शुमार किया जाएगा, अगर अपनी हिफाजत चाहता है तो हमारे हवाले कर दे। इस तरह की बहादुरी दिखाने वाली कायरों की सेना जो इजराइल है वो ये दावा कर रही कि 70 ठिकानों पर हमला कर दिया। तुम्हें कैसे मालूम चल गया कि 70 ठिकानों पर हमला है? हिजबुल्लाह तो बाकायदा वहां का पैरामिलिट्री फोर्स है और उसके ठिकानों पर कैसे हमला कर रहे हो? ये आम नागरिकों के ठिकाने पर किया जाने वाला एक हमला है, जिसे हमास की तरह हिजबुल्लाह का ठिकाना बोल करके उन पर बमबारी करने के लिए बस एक बहाना है, और इस बहाने को देश और दुनिया अच्छे से समझ रही है। तो 70 ठिकानों पर इन्होंने हमले का दावा किया है और कहा गया है कि इन्होंने अपने रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों, गोला बारूद के भंडारों को निशाना बनाया, जबकि कोई गारंटी नहीं इन्होंने किसको कैसे निशाना बनाया। ये बातें जग जाहिर है। लेकिन ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, पूरी दुनिया भी चीख चीख कर चिल्ला रही है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है और ईरान हमला करेगा। और हम समझते हैं कि ईरान को हमले का अधिकार भी है। जिस तरह से इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, रक्षा का अधिकार है, उसी तरह से कोई भी देश हो उसे अपनी रक्षा का अधिकार है, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो। क्योंकि ईरान के ऊपर बीते कई सालों पर अगर गौर किया जाए तो जब से ईरानियन क्रांति हुई है उसके बाद ईरान को मजबूत होने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। भारतीय गोदी मीडिया शिया सुन्नी का मसला उछाल रही है। भारतीय मीडिया यह दिखा रही है कि भाई बहुत भयानक हमला कर दिया इजराइल ने, यहां तक कि पुराने फुटेज, पुराने वीडियोस को दिखाया जा रहा है कि देखो देखो क्या तबाही का मंजर है। ईरान ने तो बिल्कुल आग लगी हुई है, ईरान में बिल्कुल आग लगी हुई है, इजराइल ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है ईरान के भीतर। लेकिन साहब वो तस्वीरें 2021 की है जब ऑयल रिफाइनरी पे आग लगी थी, और उन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। दिखा दिखा कर मीडिया खुश हो रही है, इजराइल की भी मीडिया खुश हो रही है, भारत की भी गोदी मीडिया खुश हो रही है कि वाह 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 वाह, पप्पा ने बहुत बड़ा हमला कर दिया ईरान के ऊपर। जबकि हैरानी की बात है, ईरान के साथ हमारे तब से रिश्ते हैं जब इजराइल पैदा भी नहीं हुआ था। तो इतने पुराने रिश्ते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कितने करीबी रिश्ते हैं ईरान के साथ। लेकिन भारत की मीडिया ईरान को दुश्मन के तौर पर देख रही है। वो उनके जो प्रॉक्सीज हैं, जिनको प्रॉक्सीज कहा जाता है, जिनको भारत सरकार भी प्रॉक्सीज अगर कहती है तो उसको आतंकवादी नहीं कहती है, उनको अभी तक आतंकवादी नहीं कहती है, उनको क्षेत्रीय संगठन कहती है। तो वो क्षेत्रीय संगठन है जो अपने अपने मुफाद के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनका अपना मामला है।
लेकिन भारत की मीडिया अमेरिका और इजराइल की लाइन पर चल रही है। अगर इनसे पूछा जाए कि ये बताओ, अमेरिका और इजराइल ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, भारत की सरकार ने आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित किया? अगर इतना ही देश के प्रति वफादार हो तो जो भारत सरकार की जो लाइन है आतंकवाद को लेकर के, फिर वो लाइन तुम क्यों नहीं दोहराते? तुम अमेरिका और इजराइल की ही लाइन क्यों बोलोगे? तो ये बोलो कि अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट अब तुमको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो जो भारतीय मीडिया है अब उसके पास जो लिखी लिखाई टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट आ रही है वो तेल अवीव और वॉशिंगटन से आ रही है। इसी का नतीजा है कि दिखा रहा है कि देखो देखो बहुत भयंकर हमला किया इजराइल ने ईरान के ऊपर, और खामेनेई तो बिल्कुल भाग निकले। जी न्यूज दिखाता है कि भाई साहब बिल्कुल तबाही मचा रखी है, बिल्कुल तबाही मचा रखी है। तो साहब बहुत पहले ही कोठे के तवायफों और बिकाऊ पत्रकारों को लेकर के सादत अली मिंटो ने एक बात कही थी, वो लाइनें आज भी याद की जाती हैं। उन्होंने कोटे की तवायफ को और एक बिकाऊ पत्रकार को एक ही श्रेणी में रखा, एक ही कैटेगरी में रखा, और उन्होंने कहा था कि कोठे की तवायफ और बिका हुआ पत्रकार दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसमें तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। तो आजकल ये गोदी मीडिया मुजरा करने वाला तवायफ से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। इन्होंने अपना स्तर नीचे गिरा लिया है। इनसे ज्यादा इज्जतदार, इनसे ज्यादा भरोसेमंद, इनसे ज्यादा सलीकेदार और इनसे ज्यादा ईमानदार कोठे की तवायफ है। और ये एक बिकाऊ मीडिया बन चुकी है जो अपने इजराइल और अमेरिकी आकाओं को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं कह सकती। बस नजर उठा के देखने की जरूरत है। फिलहाल क्या कहेंगे इस न्यूज एनालिसिस के बारे में, इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।